साथियों नमस्कार। वैट्स क्लब इन हिंदी चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों आज स्क्रीन पे जो हम भैंस देख रहे हैं, ये भैंस काफ़ी कमज़ोर हो गई है और खाना पीना पिछले 3 दिन से इसने किया नहीं है। पहले ये दस्त कर रही थी नॉर्मल, यानी पतला गोबर कर रही थी, लेकिन उसके बाद इसका गोबर पतला होते होते आज ये कंडीशन है कि इसके गोबर में म्यूकस और खून आ रहा है और गोबर जो है वो बिल्कुल वाटर ही आ रहा है। मतलब टोटली उसमें कोई सॉलिड पार्टिकल नहीं है, सिर्फ पानी जैसा आ रहा है और उसमें ब्लड वगैरह आ रहा है। तो ऐसी स्थिति क्यों होती है? देखिए हमारे रवि जी इसका टेम्परेचर ले रहे हैं। ऐसी स्थिति होती है फ्रेंड्स, मान लीजिए किसी ना किसी प्रकार का कोई जीवाणुओं का संक्रमण हो, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। कई बार वायरल इन्फेक्शन में भी ऐसा होता है। तो अधिकतर ये वर्म्स की वजह से भी होता है, यानी अगर पेट में कीड़े हैं तो उनकी वजह से भी ये होता है। पैरासाइट संक्रमण जिसे हम बोलते हैं, उसकी वजह से भी होता है। अब यहाँ पे टेम्परेचर लेंगे। अगर मान लीजिए टेम्परेचर जो है वो देखते हैं कितना आया है। बिल्कुल यहाँ पे टेम्परेचर आया 101। जब 101 टेम्परेचर है, इसका मतलब बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होने की संभावनाएं कम है। यहाँ पे पैरासाइट संक्रमण यानी कि वर्म्स का संक्रमण होने की संभावनाएं ज़्यादा है, यानी वर्म्स की वजह से हुआ है। और देखने से हमें लग भी रहा है कि भैंस बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या ट्रीटमेंट करना है? हमें जो ट्रीटमेंट करना है वो यूनिक होना चाहिए, यानी हर तरह के इन्फेक्शन को रोकने वाला होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास फील्ड में लैब वगैरह की सुविधाएं नहीं होती है, हमें अपने विवेक से काम करना होता है। हालांकि इसका फीकल सैंपल चेक करवा सकते हैं, हम भेज देते हैं तो उससे फिर रिपोर्ट में पता लग जाता है कि कौन सा संक्रमण हुआ था। तो यहाँ पे देखिए ये वाटर ही है, लेकिन साथ में ब्लड भी आ रहा है। ब्लड इसमें साफ नज़र आ रहा है। बहुत ही ख़राब कंडीशन इस भैंस की है। पशुपालक भाई ने पहले तो डिवॉर्मिंग नहीं करवाई, फिर ध्यान नहीं दिया बीमार होने के बावजूद भी। तो हमारे रवि जी ने तैयार किया इसको अच्छी तरह से लेटा करके। और आरएल, अब आरएल इसको 500 लीटर, सॉरी 500 ml इन्होंने लिया है। और ये 500 ml आरएल जो है वो पहले चढ़ाएंगे। अब देखते हैं कितने लीटर इसको आरएल लगाया जाता है और कौन कौन से इंजेक्शन आगे लगाए जाते हैं, ये देखते हैं हम। तो आईवी लगाने के लिए वैसे तो कमज़ोर है, लेटी हुई है, अंगूठा सही जगह दबा दिया है। ये देखिए नस भी ऊपर आ गई है, तो इसमें आराम से ये लग गया। थोड़ा सा कैमरा हमने फास्ट कर रखा है क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, इसलिए थोड़ा सा कैमरा फास्ट चल रहा है। तो ये देखिए आराम से लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और रवि जी तैयारी कर रहे हैं इसके अंदर इंजेक्शन लगाने की। इंजेक्शन इन्होंने भरा है सल्फाट्रिम, यानी सल्फाट्रिम जो इंजेक्शन है, सल्फाडॉक्सीमोट्राइमेथोप्रिम का जो आता है, वो इंजेक्शन इन्होंने 25 ml लिया है, जो इस पहले वाले आरएल में लगाने जा रहे हैं। ये आरएल के अंदर ही लगा देंगे। सल्फाट्रिम में फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इसके साथ हमें कुछ भी नहीं मिलाना है, क्योंकि इसका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, पहले से ये गाढ़ा होता है। तो इसके साथ कोई सा भी इंजेक्शन ना मिलाएं तो बहुत अच्छा रहता है। तो ये अकेला हम इस 500 ml आरएल में सल्फाट्रिम डाल रहे हैं। देखिए भैंस बिल्कुल भी हिल नहीं रही है, फिर भी पशुपालक भाई खूब इकट्ठे हो गए हैं, पकड़े हुए हैं। अब एक पूरा हो गया है आरएल, तो सेकंड आरएल इन्होंने चढ़ा दिया है। अब सेकंड में देखते हैं क्या मिलाते हैं। कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इन्होंने यूज़ किया है ट्राइवीवेट, यानी विटामिन B1 B12 और B6 वाला इंजेक्शन। अब इसके सपोर्ट में जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं मेथिल कोबालामिन, जो कि एक प्रकार का B12 ही है, वो भी हम सपोर्ट में लगाते हैं ताकि रिजल्ट जो है वो डबल हो जाए। यानी हम अगर 25 ml ट्राइवेट लगाएंगे, उसकी जगह 15 ml ये जो ट्राइवेट लगा दें और 15 ml ये सॉरी 10 ml न्यूरोकाइंड लगा दें, तो उससे रिजल्ट जो है वो बढ़ जाता है। तो विटामिन्स का इंजेक्शन लगा दिया है, अब ये भी समाप्त हो गया है। तो ये जब समाप्त हो गया है तब हमें लगाना है, कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ये उस लड़के के हाथ में नज़र आ रहा है, मेट्रोडाजोल। तो मेट्रोडाजोल जो है वो कम से कम यहाँ पे 500 से लेकर के 1 लीटर के बीच में लगाया जाता है। आप सभी को पता है कि मेट्रोडाजोल की 100 ml की बोतल आती है, प्लास्टिक बोतल। तो 100 ml के यहाँ पे ये 7-8 के आसपास यहाँ चढ़ाएंगे।
ये देखिए पीछे भाई साहब के हाथ में 4 है, 4 इधर, यानी 8 चढ़ाएंगे तो 8 से ये 800 ml हो जाएगा। ये देखिए बराबर चेक कर रहे हैं और लगातार ये चेंज करते जाएंगे। इसमें अब मैं कुछ भी नहीं करना, सिर्फ निडल से ऊपर प्रिक करना है एयर पास करने के लिए। बाकी कोई भी दवा मिलाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई भी दवा नहीं मिलाई गई है, बस इनको लगातार लगाया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे 1 लीटर तक हम मेटनराजोल लगा सकते हैं। तुरंत चेंज किया, बस यहाँ फुर्ती रखनी होती है क्योंकि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, 100 ml का है, थोड़ा सा समय लगता है। तो तुरंत चेंज किया और निडल फ्रिक की, वापस ख़त्म हुआ, फ्रिक की, ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। भैंस किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं कर रही है, आराम से लेटी हुई है। यहाँ पे हमारे पशुपालक भाई जो है वो अगर डिवॉर्मिंग करवा देते तो ये दिक्कत होती ही नहीं। डिवॉर्मिंग समय पे करवाना, हर 2 या 3 महीने से करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विशेष तौर से बारिश के मौसम में तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये देखिए जब ड्रिप निकाली है तो यहाँ पे अंगूठा लगा दिया है ताकि ब्लड वापस ना आए। 18 नंबर की निडल काफ़ी देर तक यहाँ लगी हुई रही है, तो थोड़ी देर के लिए दबा देंगे, उसके बाद भैंस को फ्री कर देंगे। अब यहाँ पे 2 बातें बचती है, एक तो इसको हमें क्या क्या देना है पेट में, और दूसरा इसको इंट्रामस्कुलरली कौन कौन से इंजेक्शन लगाने हैं। खड़ा कर देंगे, इतनी ज़्यादा घायल भी नहीं है, आराम से खड़ी हो जाएगी। पैरों को खोल दिया है, ये देखिए यहाँ पे और ब्लडी, ओहो कितना जोर लगा रही है, बहुत ज़्यादा जोर। ये आंतों में सूजन आ जाती है जब वर्म्स अंदर पैदा हो जाते हैं या कोई प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो सूजन की वजह से फिर ये ब्लड आने लग जाता है। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो इंट्रामस्कुलर में हमें दर्द सूजन बुखार के लिए तो लगाना ही लगाना है, जो कि यहाँ पे हमारे रवि जी ने यूज़ किया है कीटोप्रोफेन, जो सभी प्रकार के दर्द सूजन और बुखार को रोकता है। कीटोप्रोफेन आगे की तरफ इन्होंने नेक रीजन में इंट्रामस्कुलर लगाया है। बिल्कुल भैंस खड़ी हो गई है, अब ये आराम से लग गया है। अब इसको अच्छे तरीके से कवर करना पड़ेगा। बहुत ही कमज़ोर, बिल्कुल मांस की मात्रा बहुत ही कम लग रही है इसमें। ये देखिए एट्रोफिन सल्फेट इन्होंने 10 ml यूज़ किया है, क्योंकि किसी भी प्रकार का अगर पॉइजनिंग हमें नज़र आता है, डायरिया में भी पॉइजनिंग होने की संभावनाएं रहती है, तो वहाँ पे हम एट्रोपिन सल्फेट यूज़ कर सकते हैं। फील्ड में जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उसमें हमें कई बातों को मद्देनज़र रखते हुए काम करना होता है। ऐसा नहीं कि भाई बीमारी का नाम जो हमने रटा था बुक्स में उसी की मेडिसिन हमें यूज़ करनी, नहीं, हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना होता है। कई बार हमारी नज़र, हमारे हाथ धोखा खा सकते हैं, तो इसलिए हमें पूरा ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक करना है। यहाँ पे बी कॉम्प्लेक्स और CPM भी इन्होंने यूज़ किया है। डायरिया में मैंने आपको बता रखा है बी कॉम्प्लेक्स पहले हमने बहुत लगा दिया है, तो इसको 3-4 ml लगाएंगे लीवर एक्सट्रैक्टर के रूप में, और इधर CPM भी साथ में मिला करके और इंट्रामस्कुलर लग गया है। अब यहाँ पे हमें विशेष ध्यान देना है कि जब वर्म्स का इन्फेक्शन है तो डिवॉर्मिंग की, प्लस ब्लडी डायरिया है तो सल्फाडिमेडिन की, प्लस ब्लड आ रहा है तो हमें होम्योस्टेटिक बोलस भी देनी होगी। और यहाँ पे अगर आप पशुपालक को देख के आते हैं बोलस, तो हो सकता है उनसे खाएगी या नहीं खाएगी। तो ऐसी स्थिति में हमें विशेष काम करना है कि जैसे तैसे करके भैंस को पकड़ करके हमें ही बोलस खिलाने हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी विषय है। अगर आप पशुपालक को दे के आ जाओगे तो सेकेंड डे आपको जवाब मिलेगा सर भैंस ने खाई नहीं, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? फिर पूरा रिजल्ट नहीं मिलेगा, नाम अपना खराब होगा। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, डिसेंट्री डायरिया का क्या देसी इलाज करना है, हम हमारे अलग चैनल DD रामावत पे बताते हैं। जो आपको ये लोगो दिख रहा है उसमें जा करके सब्सक्राइब कर लें। और बकरियों के लिए है बकरी का इलाज और देखभाल।